Students, in this video we will discuss the factors affecting crystal field stabilization energy, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आपके सिलेबस में मेंशन्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, तो ये दोनों एक ही बात है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल, ये भी सेम ही चीज़ है। ओके, तो आप क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को याद करने के लिए फैक्टर्स का सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस किस से मिलके बना है, मेटल से और लिगेंड से मिलके बना है, राइट। तो आप यहाँ देखो कि हम फैक्टर्स को 3 भागों में बांट लेंगे। कैसे याद कर लो आप आराम से, हम फैक्टर्स को अपन आराम से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो मेटल से बना हुआ है। नंबर 2, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद लिगेंड, है ना, कि लिगेंड्स के ऊपर किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है। और जो थर्ड फैक्टर है वो हमारा ये है फैक्टर्स रिलेटेड विद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री कैसे? देखिए कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 4 लगाते हैं तो ये हो गया Ml4, तो आपको पता है या तो ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होगा या फिर ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा। और अगर हम n की वैल्यू 6 लगाते हैं तो दिस कंपाउंड विल बी ऑक्टाहेड्रल Ml6। ओके, तो आप फैक्टर्स को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए कि फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल, फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड एंड फैक्टर्स रिलेटेड विद दिस वन द ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो गया यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या के ऊपर, राइट। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद मेटल आयन। ओके, इसमें भी हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक एक करके, फिर हम हेडिंग बनाएंगे। आप जो फैक्टर्स जो रिलेटेड विद मेटल है उसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, नंबर 1, आप इसके 4 कॉलम बना लीजिए इस तरह से, 1 2 3 एंड 4। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद मेटल्स, जो कि मेटल से संबंधित है। हम ऐसा करेंगे, हेडिंग सबका बाद में डालेंगे ऊपर, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप ये देखिएगा FeH2O 6 2+ FeH2O 6 3+। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और इसकी क्या है, +3 है, राइट। आप तो हेडिंग डालिएगा, देखिए एक एक करके। नंबर 1 पॉइंट में क्या डालूंगी हेडिंग में? सेम मेटल। क्या है बताइए? धातु समान है, सेम मेटल, ओके, बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो आपकी देखिएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन D6 सिस्टम होता है। तो यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन है वो D6 है और यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D5 है। तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी? डिफरेंट है, लेकिन मेटल सेम है। तो इट वाज ऑब्जर्व कि जितनी ज़्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज़्यादा डेल का मान होता है और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। ओके, यानी हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखें, कोई आपसे पूछे कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स की, यानी जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान इसकी तुलना में ज़्यादा होता है, राइट। और लॉजिक आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो बीच में मेटल है और लिगेंड होता है, राइट। तो जब मेटल और लिगेंड में इंट्रैक्शन होता है और अगर हम मेटल के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ा दें, जैसे +2 की बजाय हमने क्या कर दिया +3, तो आपको पता है जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वो मेटल लिगेंड को उतना ही प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगी। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीजेस, राइट। और जितना मेटल लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी उतना ही उनकी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल भी करेगी। तो आपको पता है कि जब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग जब होती है तो आप क्या नोट कर रहे हो कि T2G तो नीचे रहती है और EG ऊपर जाती है, राइट। ये जो गैप था वो था डेल O के बराबर, है ना। अब इनमें रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? EG जो ऑर्बिटल है और ज़्यादा एनर्जी की हो जाएगी, यानी वो और ऊपर चली जाएगी, राइट। T2G और नीचे आ जाएगी। तो आप ये नोट करो कि इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अगर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं तो मेटल लिगेंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती है और EG की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डेल का मान भी बढ़ जाएगा और डेल का मान बढ़ेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से आप ये हेडिंग आराम से याद कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड फैक्टर
आप ये देखिएगा, ये वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, एक क्रोमियम का ले रही हूँ, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप नोट करिएगा, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बट हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पर ये देखो कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में, राइट। अब आप हेडिंग खुद ही बोलिएगा, क्या लिखना है मुझे, हेडिंग बोलिएगा, बोलो, मेटल्स आर डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट मेटल्स। ओके, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये +2 है और ये +3 है। और आप बताइएगा वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, D3, राइट। और क्रोमियम, वेनेडियम +2 में हो गई D3, और क्रोमियम में भी जो कन्फिग्रेशन होगा +3 का वो क्या हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। तो आप 3 एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो इसमें भी D3, यानी हम ये क्या कहेंगे, बोलो, सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर रहे हो, सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तो आप ये जब देखोगे स्थिति, तो अगेन द सेम फैक्टर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा डेल का मान होगा, उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि जो मेटल की ऑर्बिटल है वो लिगेंड को बहुत ही प्रबलता से रिपेल करेगी, उसके ऑर्बिटल को, ईजी की एनर्जी बढ़ जाएगी और डेल का मान भी बढ़ जाएगा, राइट। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, अब मैं क्या लिख रही हूँ, मैं निकिल का कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, एक तो ऑक्टाहेड्रल, ओके, और दूसरा मैं ले रही हूँ कोबाल्ट का। ओके, अच्छा, यहाँ तो आप ये समझ ही गए कि इसके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने ये 2 लिए हैं, अब आप देखो, नोट करो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D7 है, कोबाल्ट +2 का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं D में, और निकिल +2 का जो कन्फिग्रेशन है वो है D8 है। तो आप हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, हेडिंग क्या बनाएंगे बताइए मुझे, हेडिंग आपका हो गया, बोलो, डिफरेंट मेटल्स, सही है, अलग अलग मेटल है, ओके, देन डिफरेंट नंबर, या पहले ये लिख लीजिए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, समान ऑक्सीकरण अवस्था है, देखो दोनों ही +2 हैं, राइट, बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अलग अलग है, राइट। तो जब हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो सिंपल सी बात बोली कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा डेल और उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बोथ मेटल्स आर हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो अलग चीज़ है वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ डेल, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो डेल का मान या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ध्यान से नोट करिएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका कारण भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, ऊपर ईजी ऑर्बिटल में जाएंगे, है ना भाई। देखो 7 है किसी में, और अगर अपन 8 पर है तो ऊपर जाएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे और उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो ये तीनों फैक्टर आपको क्लियर हो गए। नाउ द फोर्थ फैक्टर आप ये देखिएगा, दैट इज ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी। इसमें आप चाहे तो एग्जाम्पल ले लीजिए कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम का। कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, देखिएगा, all these are forming octahedral complex, and in all these complexes the oxidation state of metal is +3, right। ध्यान से देखिएगा, सब में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, सबकी समान है, राइट। बट व्हाट द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि कोबाल्ट बिलोंग्स टू 3D ट्रांजिशन सीरीज, रोडियम बिलोंग्स टू 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड इरिडियम बिलोंग्स टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, ओके। और ये पाया गया है कि जब हम 3D से 4D आते हैं, 4D से 5D आते हैं, तो डेल का मान लगातार बढ़ता जाता है। मतलब कि कोबाल्ट के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, रोडियम के लिए उसके ज़्यादा है। इस तरह से ये लगातार क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि क्यों क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D सीरीज,
एंड फ्रॉम 4d to 5d सीरीज। ओके, आपको पता है कि अगर हम 3d 4d 5d ऑर्बिटल्स को देखें तो 3d ऑर्बिटल सबसे अंदर की तरफ होगी, आप देखिएगा न्यूक्लियस के, ठीक है भाई। 4d थोड़ा बाहर की तरफ होगी, मैं कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये 4d ऑर्बिटल सपोज थोड़ा बाहर की तरफ है, राइट, है ना। अब अगर हमने लिया 5d ऑर्बिटल तो वो और भी बाहर की तरफ हुई, सपोज हम ये क्या कहते हैं, ये 3d हुई, ये 4d हुई, ये 5d हुई, है ना। तो आप क्या नोट करोगे कि जो 5d ऑर्बिटल है वो सबसे बाहर की तरफ है, क्लियर है बोलो। या मैं ये कह दूँ कि जब हम 3d से 4d 4d से 5d की तरफ आते हैं तो डिफ्यूज़न ऑर्बिटल्स का बढ़ता जाता है। क्या वर्ड बोला मैंने, डिफ्यूज़न, यानी विसरण, यानी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो बाहर की तरफ विसरित होती जाती है। यानी जो 3d ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, 4d थोड़ी दूर है, 5d और भी दूर है। अब आप समझ गए मेरी बात कि अगर कोई भी ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस से दूर है तो वो आने वाले लिगेंड के पास होगी ना भाई। भाई क्या होगा कि वो न्यूक्लियस से तो दूर है लेकिन इनकमिंग लिगेंड के पास है, तो जितनी इनकमिंग लिगेंड के पास होगी उतनी ही ज़्यादा वो रिपेल होगी, और जितनी ज़्यादा रिपेल होगी उतना ही हम क्या कहेंगे, T2G और EG के बीच में एनर्जी गैप बढ़ेगा। और यही कारण है कि जब हम 3D से 4D आते हैं, 4D से 5D आते हैं तो डेल का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज़न पावर बढ़ती जाती है, जिससे लिगेंड और जो मेटल आयन की ऑर्बिटल है उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाता है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन में एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। क्लियर है बोलो। तो हमने क्या बोला कि हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स मेटल से रिलेटेड, लिगेंड से रिलेटेड और ज्योमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहले मेटल से रिलेटेड में हमने एक एक करके एग्जाम्पल लिया, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको हेडिंग आराम से पता चलेगा। सेम मेटल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, सेकंड एग्जांपल हमने ये वाला लिया, तो हमने क्या कहा, डिफरेंट मेटल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बट सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अगेन द सेम थिंग, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा डेल। फिर अगला एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया, इसमें सेम डिफरेंट मेटल, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमने इन्वर्स रिलेशन पाया। क्या मतलब कि अगर हम डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते हैं, ओके, क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो डेल का मान कम होता जाता है। यानी अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है ना, तो इसके लिए डेल का मान क्या होगा, कम होगा, और इसके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब हम 3D से 4D 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो क्योंकि ऑर्बिटल्स बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होती जाती है, वो लिगेंड के ज़्यादा पास आती जाती है और उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, और इसी रिपल्शन की वजह से डेल का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर है ना। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी तुमको बताया था कि हम क्या देखते हैं, जैसे निकिल से पैलेडिनियम की तरफ आते हैं, पैलेडिनियम से प्लैटिनम की तरफ आते हैं, बताया था ना। तो उसमें मैंने क्या बताया था तुमको कि निकिल से पैलेडिनियम और फिर प्लैटिनम की तरफ आते हैं, तो ये तो एक वीक फील्ड मेटल है। क्या है भाई, ये निकिल 2, पैलेडिनियम 2 और प्लैटिनम 2, ये तो एक वीक फील्ड मेटल है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मेटल है। समझ गए ना आप, बोलो क्यों, क्योंकि इसमें 4D ऑर्बिटल है, इसमें 5D ऑर्बिटल है और इसमें केवल 3D ऑर्बिटल है, राइट। तो ये तो थे फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद मेटल आयन, राइट। अब हम लेंगे